नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा भौतिक विज्ञान रुक्मणी पब्लिकेशन के बुक से आज हम वीडियो नंबर 9 टॉपिक नंबर 9 करने वाले हैं। आज हम करेंगे सरल आवर्त गति, यानी कि आपने इंग्लिश में सुना होगा SHM, ठीक है, जिसके हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लगभग 35 से 40 प्रश्न आज हम करने वाले हैं जो आपके बुक में दिए गए। इसी बुक को हम कवर कर रहे हैं। 8 वीडियो कर चुके हैं, ये 9वां वीडियो भी आपको डेली एक वीडियो मिलने वाली है। इसलिए आपको क्या करना, बने रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे पीडीएफ आपको वहीं पे सेंड किए जाएंगे। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक की बात करें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके साथ में देखो, अभी रिवीजन का समय है और रिवीजन को बेहतर बनाने के लिए कुछ पीडीएफ हमारे द्वारा तैयार किया गया। इसी में करंट अफेयर्स का बेहतरीन पीडीएफ है, ले सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 245 पेज का 56 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जिसका वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और अक्टूबर 2019 से नवंबर 2020 का मंथली वाइज कंप्लीट करंट अफेयर्स है। ठीक, अब ये हो गया। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा ये साइंस की पीडीएफ है कंप्लीट, और इसको भी ले सकते हो। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट बात करें, स्टैटिक जीके का भी कंप्लीट पीडीएफ है, ये भी ले सकते हो। 46 टॉपिक हमने इसमें ऐड किए, 175 पेज का है। आगे बात करें, ये हमारा मैथमेटिक्स का एवरग्रीन पीडीएफ होने वाला, आपका हर एग्जाम में काम आएगा। और इसमें क्या किया है मैंने, 500 कंप्लीट प्रश्नों को इस प्रकार के ऐड किया है कि आपके पूरे सिलेबस को ये कवर कर देगा। अगर जो आप इसको पूरा लगाते हैं तो क्या करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको लिंक मिलेगा, वहां से पीडीएफ को लेना है और लगाना और पढ़ना रटना शुरू कर देना। ठीक, तो चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन जैसा कि मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और आज हम करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्ती गति के लगभग 35 से 40 प्रश्न जो भी है बुक में वो हम सब करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन आपका, स्थिर आलंब से लटके एक धागे। सबसे पहले सरल लोलक की बात करें, इस प्रकार से आपने देखा होगा सरल लोलक होता है। ठीक, और ये आपका हिंज है जहां से एक धागे को बांध दिया जाता है, और यहाँ पे गोलक होता है। ठीक, गोलक होता है, ये धागे की लंबाई होती है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और ये इधर उधर आपका क्या करता है, दोलन करता है। अगर जो बात करें तो दोलन करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है T बराबर 2π√L/G। ठीक, G आपका ग्रेविटेशन है, L धागे की लंबाई है, और बाकी T आपका क्या, आवर्तकाल है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, स्थिर आलंब से लटके। अब यहाँ पे स्थिर आलंब से लटके धागे से बंधा एक छोटा कोई पदार्थ है। ये पदार्थ है, मान लो इधर उधर दोलन कर रहा है, तो पदार्थ को अब यहाँ पे ये इस गोलक की बात करें, ये इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, यानी कि ये दोलन कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, नहीं, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में। ये आपका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। गतिज ऊर्जा, जब अगर जो बात करें ये दोलन कर रहा है तो दोलन ऐसे ऐसे करेगा, लेकिन ये जो गोलक है ये जब सेंटर में होगा तब गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पे वेग अधिकतम होगा, और वेग जब अधिकतम होगा यानी कि गति भी यहाँ पे अधिकतम होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और गतिज ऊर्जा का आपको पता होगा समीकरण की गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। ठीक, और जब v अधिक होगा तो आपकी गति भी अधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है। तो वक्र कैसे होगा, इसमें जब भी आलेखित किया जाएगा तो वक्र आपका जो बनेगा वो दीर्घवृत्तीय बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से आपका जो वक्र होगा वो बनेगा। ठीक, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। एक सरल लोलक की लंबाई 9 गुनी और इसके गोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दें तो इसके दोलन काल पर क्या प्रभाव होगा। फॉर्मूला का होता है T बराबर 2π√L/G। क्या यहाँ पे द्रव्यमान की बात कहीं की जा रही है, नहीं, यानी कि आप कहोगे आवर्तकाल में द्रव्यमान जो होता है द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता आवर्तकाल, तो यानी कि आपका L से मतलब होगा। तो L यहाँ पे अगर जो 9 रखोगे, ठीक, L आप L की जगह पे 9 रख दोगे, यानी कि 9 गुना कर दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T बराबर 2π√9L/G। अगर जो इस 9 को √9 को हम बाहर तोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा, यानी कि T बराबर 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया तो 2π फिर से ये L/G हो जाएगा, और 2π/L/G आपका T के बराबर है, तो ये आपका T बराबर हो गया 3T। इसको आप T1 कर सकते हो, T1 बराबर 3T, यानी कि 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे T आपका प्रारंभिक दोलन है। ठीक,
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक स्थिर लिफ्ट की छत से, देखो यहाँ पे अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम आप रिवीजन कर रहे हो और पीडीएफ ही लेके पढ़ते रहो और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना। एक स्थिर लिफ्ट की बात करें, छत से लटके हुए एक सरल लोलक का दोलन काल T1 है। स्थिर लिफ्ट की बात हो रही है, जब लिफ्ट नियत वेग से त्वरित गति करे, देखो नियत वेग से ऊपर जा रही है, नियत वेग से नीचे आ रही है, तो सरल लोलक का दोलन काल T2 हो जाता है। तब ध्यान रखो, नियत वेग से जब भी गति करेगी तो T1 बराबर T2 होगा, यानी कि नियत वेग में जो त्वरण होगा वो आपका शून्य होगा। ठीक, शून्य होगा, इसलिए T1 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा। आगे बात करें, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई में वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, या कह सकते हैं प्रत्यानयन बल। स्प्रिंग है, आप मान लो स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है, ठीक, ये स्प्रिंग कुछ इस प्रकार से है, स्प्रिंग को आपने खींचा, ये खींचा और छोड़ दिया, तो ये पुनः स्थिति में लाने के लिए जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उसी को हम बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लड़की है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस क्वेश्चन है, झूले में बैठी झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोलन काल क्या होगा? लड़की झूले पे खड़ी हो जाएगी, दोलन काल कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सरल लोलक निर्वात युक्त प्रकोष्ठ में दोलन करेगा, तो सरल लोलक अगर जो निर्वात युक्त प्रकोष्ठ होगा तो उसमें दोलन करेगा नियत आयाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 8 की बात करें, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो उसके आवर्तकाल कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो सरल लोलक की लंबाई अगर जो 4% बढ़ती है तो उसका आवर्तकाल अगर जो हम फॉर्मूले पे लगा के करेंगे तो 2% बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 9 की बात करें, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, पेंडुलम है उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं पड़ता। आप फॉर्मूले में जैसे मैंने बताया था T बराबर 2π√α, आप रख के देखोगे तो T बराबर √2 इंटू T1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? T1 बराबर √2 इंटू टी, यानी कि √2 गुना हो जाएगा आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाए, तब आवर्तकाल अगर जो दोगुना हो जाए तो क्या होगा? लंबाई जो होगी धागे की वो 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, यदि एक सरल लोलक का 1 सेकंड में दोलन काल टी है, एल उसकी प्रभावी लंबाई है, गुरुत्व जनित त्वरण की बात करें जी है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, समयावधि की बात करें टी है, तो यहाँ पे आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला पूछा, तो टी बराबर क्या होता है? 2π√L/g, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर होगा, टी बराबर 2π√L/g। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बिंदु, इसका गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता, तो इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब, ध्यान रखिएगा, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल की प्लेट जो प्लग होगी वो ठंडी होगी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई होगी, तब इसका अच्छा पकड़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 14 की बात करें, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, जब एक कण की बात करें रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? कब होती है? माध्य स्थिति में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, सरल आवर्त गति करने वाले कण का अधिकतम प्रत्यानयन बल कब होगा? अधिकतम प्रत्यानयन बल कब होगा? अधिकतम विस्थापन पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम विस्थापन पर अधिकतम प्रत्यानयन बल होगा। क्यों ऐसा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि सरल आवर्त गति करने वाले जो कण होते हैं, अधिकतम प्रत्यानयन बल अधिकतम विस्थापन पर ही होगा। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, जो सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल होता है किसका? विस्थापन का समानुपाती होता है। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, दो सरल लोलकों की आवृत्तियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके लंबाइयों का अनुपात इस प्रकार से है, तो आपको लंबाई निकाल, तो आवृत्ति का अनुपात जो होता है N1/N2 होता है, और यहाँ पे अगर जो इसका अनुपात निकाले लंबाइयों से तो L2/L1 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर जो हम देखें आवृत्ति का अनुपात दिया है, तो आवृत्ति का अनुपात 2/3 पुटअप कर दो, और ये आपका है L2/L1। अगर जो हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? L2/L1 बराबर आपका हो जाता है 4/9। आपसे क्या पूछा है? दोनों की लंबाइयों का अनुपात 4:9 दिया है, हाँ दिया है, लेकिन आपको ये नहीं बताना, आपको L1/L2 बताना, तो आप 9/4 कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य किसी काल्पनिक पिंड के
अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। आयाम यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयाम। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में स्थित होती है। तो सरल आवर्त गति में क्या स्थित होती है? तो आवर्तकाल जो होती है वो स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19 है, लोलक के संचलन को क्या कहते हैं? लोलक के संचलन को क्या बोलते हैं? तो लोलक से के संचलन को बोलते हैं आपका दोलन गति, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, दोलन गति। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें क्या भंडारित हो जाती है? तो घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें जो भंडारित हो जाती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 21 की बात करें, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए, ठीक, तो उसमें जो गति होगी घड़ी की वो क्या होगी? वो होगी आपकी सुस्त पड़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सुस्त पड़ जाएगी, क्योंकि आवर्तकाल बढ़ने से घड़ी जो होती है वो सुस्त हो जाती है, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी सरल लोलक की कालावधि स्वतंत्र होती है? किसकी स्वतंत्र होती है? तो किसी सरल लोलक की जो कालावधि होती है वो स्वतंत्र होती है किसके? लोलक किसके? अपने द्रव्यमान के स्वतंत्र होती है, ठीक। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन देखो, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका क्या रीजन होता है? तो ये ध्यान रखिएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए लोलक की जो घड़ियां होती हैं वो गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 की बात करें, जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निस्पंदित करती है और माध्य स्थिति से गुजरती है, तो इसमें ये बताना आपको क्या होगा इसमें, ठीक। तो जब कोई वस्तु सरल हार्मोनिक गति निष्पादित करती है और अपने माध्य स्थिति से गुजरती है, तो इसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा और न्यूनतम विभव ऊर्जा होती है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, एक बहुत पुराने मॉडल घड़ी की कार्य पद्धति, जो पुरानी घड़ियां होती है उनकी कार्य पद्धति कैसी होती थी? तो पुरानी घड़ियों की कार्य पद्धति जो होती थी वो कैसी होती थी? आपकी मैकेनिकल होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बात करें 26 नंबर, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्रिश्चियन ह्यूगोस ने। इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में नहीं दिया है। क्रिश्चियन ह्यूगोस ने इसका आविष्कार किया था पेंडुलम घड़ी का, ठीक, ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, क्रिश्चियन ह्यूगोस ने दिया था, यहाँ पे क्रिश्चियन ह्यूगोस ने किया था पेंडुलम घड़ी का आविष्कार। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है, पेंडुलम लयबद्ध दोलक की तरह कार्य करता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो पेंडुलम जो होता है लयबद्ध दोलक की तरह कार्य करता था, इसका प्रयोग कलाई में पहनने वाली घड़ी के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 28 की बात करें, एक लोलक का आयाम ए है, पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पे बात करें, अगर जो आयाम आपका ए है, यानी कि ये लोलक है, आयाम मतलब ए है, ठीक। अब देखो पूर्ण दोलन कब होगा? लोलक है, यहाँ से यहाँ आया यानी कि ए, फिर यहाँ से यहाँ आया यानी कि ए, यहाँ से यहाँ आया यानी कि ए, यहाँ से यहाँ यानी कि ए, आपका पूर्ण दोलन में जो लगेगा वो 4A होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, जब लोलक दोलन करता है तब इसके चाल में क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, जब लोलक दोलन करता है तो इसकी चाल जो होती है कभी कभी बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब सरल लोलक का आवर्तकाल आयाम बढ़ाया जाए तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 31 है, सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है जो पारे से पूर्णतः क्या होता है? बढ़ेगा, ठीक। पारे क्या होगा? जो सरल लोलक का गोलक एक खोखला गोला है, ये तो आपको पता होगा, जो पारे से पूर्णतः भरा है, ठीक है, पूर्णतः भरा है, और इसमें आगे भी है, यदि 1/3 पारा निकाल दिया जाए, यदि 1/3, इसको लिख लीजिएगा, यदि 1/3 पारा निकाल दिया जाए, ये पूरा क्वेश्चन टाइप नहीं है, निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लोलक का आवर्तकाल, ठीक, लोलक का आवर्तकाल। क्वेश्चन आपका, एक सरल लोलक का खोखला गोला जो पारे से पूर्णतः भरा, यदि 1/3 पारा निकाल दिया जाए तो लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक का आवर्तकाल जो होगा वो बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन सा सरल आवर्त गति का लक्षण है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गति आवर्तिक होती है, ये सही है। इसके त्वरण विस्थापन का समानुपाती होती है, ये भी सही है। गति माध्य स्थिति अथवा साम्यावस्था के परितः रेखीय होती है, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट बात करें तो 32 क्वेश्चन थे आज हमने सरल आवर्त गति के किए। आपका ये वीडियो आपकी कंटिन्यू रहेगी, डेली आपको मिलती रहेगी। आज 9वां वीडियो था और बेहतर रिवीजन के लिए आप पीडीएफ जरूर बाय करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और एक और बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।